मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाळासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। शिवाजी विश्वविद्यालय के एमए भाग 1 के हिंदी के अंतर्गत जो कथा साहित्य अध्ययन के लिए रखा गया है, उसमें एक फणीश्वर नाथ रेणु जी का कथा संग्रह अध्ययन के लिए है, जिसका नाम है प्रतिनिधि कहानियां। अतः उसमें से एक कहानी अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु लिखित कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। इस पर एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनी है, जिसके नायक है राज कपूर और वहीदा रहमान। यह फिल्म एक फिल्म क्षेत्र की मील का पत्थर कही जाती है। किस प्रकार, आगे इसका परिचय हम देखने वाले हैं। पहले थोड़ा शीर्षक के बारे में। तीसरी कसम। इस कहानी का कथ्य देखने के बाद नायक तीसरी कसम क्या लेता है, इसका परिचय चलेगा। तथा मारे गए गुलफाम, गुलफाम अर्थात कोमल स्वभाव का व्यक्ति। कोमल स्वभाव का व्यक्ति, उसका वह मारा गया है, अर्थात उसका दिल टूट गया है। वह किस प्रकार टूट गया है, किसके कारण टूट गया है, वह दिल टूटने के कारण ही वह तीसरी कसम लेता है। इस प्रकार अगर यह आपको जानना है तो जरूर देखिए फणीश्वर नाथ रेणु लिखित तीसरी कसम, इस कहानी का कथ्य। पूर्ण कथ्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीसरी कसम क्या है और इस कहानी को जो शीर्षक दिया है किस प्रकार सार्थक है। कहानी के कथ्य की ओर आने से पहले कहानी के पात्रों का परिचय होना आवश्यक है। इस कहानी के मूलतः दो ही पात्र हैं, क्योंकि यह कहानी एक अव्यक्त प्रेम कहानी है। एक अव्यक्त प्रेम कहानी है जो व्यक्त नहीं हुई। इस कहानी का नायक है हीरामन और नायिका है हीराबाई। दोनों की यह अव्यक्त प्रेम कहानी है। हीराबाई हीरामन को मीता कहती है, मीता गुरु उस्ताद कहती है। हीरामन और हीराबाई की भेंट कहाँ होती है, इसका परिचय हम कथ्य देखने के बाद आपको पता चलेगा। फिर भी जाते जाते हीरामन एक गाड़ीवान है, ध्यान में रखी है, और हीराबाई नौटंकी में काम करने वाली एक नर्तकी है। और दोनों की यह अव्यक्त प्रेम कहानी है, अव्यक्त ही रही, इसीलिए वह गुलफाम मार गया। गुलफाम यानी हीरामन कोमल स्वभाव का है, सीधा सादा है, निश्चल स्वभाव का है। इसका परिचय भी हीराबाई को आता है। इस कहानी के अन्य पात्र देख लीजिए। गौण पात्र महाजन का मुनि, जिसके कारण हीरामन ने पहले 2 कस्में खाई थी। दरोगा, सर्कस कंपनी की मालकिन, उसकी बिटिया, बक्सा ढोने वाला नौकर जो हीराबाई को हीरामन के गाड़ी में छोड़कर जाता है चंपानगर में, लाल मोहर, पलटदास, हीरामन के भैया भाभी, धुनीराम, लहसनवा। लाल मोहर, पलटदास, धुनीराम, लहसनवा यह गाड़ीवान है और हीरामन के दोस्त हैं। रौता संगीत नौटिक कंपनी का मैनेजर, रौता संगीत नौटंकी कंपनी का काला कोटवाला और रौता संगीत नौटंकी कंपनी का नेपाली दरबान बहादुर। बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन ये गौण है। मूल पात्र है हीरामन और हीराबाई, जिनकी अव्यक्त प्रेम कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। फणीश्वर नाथ रेणु जी के इस कहानी पर बासु भट्टाचार्य जी के निर्देशन में फिल्म बनी है तीसरी कसम, जो फिल्म हिंदी फिल्म के क्षेत्र में एक मील का पत्थर मानी जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध रही है, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान जी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। एक प्रसिद्ध फिल्म है और इस फिल्म के गीत भी बहुत ही प्रसिद्ध रह चुके हैं। इस कहानी की कथा हीरामन नामक एक गाड़ीवान की कहानी है, जो अपनी बैलगाड़ी से 20 सालों से माल इधर से उधर पहुंचा रहा है। अतः हीरामन के लिए उसकी बैलगाड़ी, उसका बैल ही सब कुछ है। उसके जीवन में उन दोनों का महत्व बहुत है। सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी भी ढो चुका है। 100 रुपए लेकर
सर्कस कंपनी के बाघ तक वो ढो चुका है। यानी अपनी बैलगाड़ी से 20 सालों से वह माल ढोने का काम कर रहा है। इसी अनुभव के कारण जब वह काम करता था उसे अनेक प्रकार के अनुभव आए हैं। जब उसने एक बार चोर बाजारी का माल लेकर जा रहा था तो दरोगा ने पकड़ लिया था, और दरोगा ने पकड़ने के कारण हीरामन कस्में खाता है। पहली कसम है, चोर बाजारी का माल कभी नहीं ला देगा, और दूसरी कसम है, बांस का भी माल कभी नहीं ला देगा, क्योंकि बांस का माल लाता है तो इधर उधर वो निकल पड़ता है, इसलिए कभी नहीं ला देगा। इस प्रकार हीरामन 2 कस्में खाता है, और तीसरी कसम कहानी के अंत में उसने कही है, किस प्रकार आगे देखेंगे। ऐसे ही एक दिन वह चंपानगर से एक सवारी को लेकर फारबिस फार फारबिसगंज जा रहा था। ध्यान में रखिए, फारबिसगंज इस शहर का उल्लेख इस कहानी में अधिक बार हुआ है। तब उस औरत ने काली ओढ़नी से अपना मुंह ढक लिया था, इसीलिए हीरामन थोड़ा सतर्क है। पहला अनुभव उसने लिया है, दरोगा का उसने अनुभव लिया है, इसीलिए क्योंकि उस वक्त वह मुनिम जब पकड़े जाते हैं तब वह अपने बैलों के साथ वहां से भाग निकला था, इसी कारण वह बच जाता है। इसी कारण वह जिस औरत को उसने गाड़ी में बिठाया है और जिसने बिठाया है बक्सा ढोने वाले नौकर ने, उससे वो पूछता है चोर चमारी का माल वाल तो नहीं, पर अब की बार उसे अजीब सी महसूस या अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। उसे अपनी गाड़ी में चंपा के फूलों की गंध आ रही थी, कारण उसकी गाड़ी में एक औरत की सवारी थी जिसका नाम है हीराबाई। हीराबाई कौन है? हीराबाई मथुरा मोहन नौटंकी में काम करती थी, परंतु अब उसे छोड़कर वह फारसबिसगंज में रीता नौटंकी में काम करने के लिए जा रही है। यानी वह पहला काम छोड़ रही है और दूसरा काम फारबिसगंज में उसने पकड़ लिया है नौटंकी का। उसने चंपा का इत्र अपने कपड़ों पर लगा रखा है। चंपा की सुगंध हीरामन को पागल बना दे रही है, इसी कारण उसके सुगंध के कारण हीरामन पागल हो गया है। हीरामन के मन में हलचल होती है, वह हीराबाई से अनेक बातें करता है। जब वह बातें करता है तो बातों बातों में हीराबाई को इस बात का एहसास होता है कि हीरामन सच्चा हीरा है, एक निश्चल स्वभाव का व्यक्ति है, एक सीधा सादा व्यक्ति है। उसका भी अपना एक परिवार है, उसके भैया भाभी है, उसके बचपन में शादी हो गई थी, उसकी पत्नी मर गई है, और भाभी का कहना वह मानता है, और भाभी उसकी दूसरी शादी करना चाहती है, और दूसरी शादी वह ऐसी लड़की से करना चाहती है जो कंवारी हो, अर्थात 7-8 साल की लड़की के साथ वह शादी करना चाहती है। इसके कारण हीरामन की शादी रह गई है। अब हीरामन शादी नहीं करना चाहता। इस प्रकार उसके परिवार की भी कहानी है, लेकिन हीरामन बिल्कुल ही निश्चल स्वभाव का है। वह बैलगाड़ी चलाते चलाते गाना गुनगुना रहा है, जो गाना बहुत ही प्रसिद्ध है, फिल्मों में फिल्माया गया है। सजनवा झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जब वह गाना गुनगुनाता है तब हीराबाई हीरामन को कहती है, कोई कहानी बताओ, गाना बहुत अच्छा गाते हो। तब वह हीराबाई को महुआ घटवारिन का गीत गाकर सुनवाता है। महुआ घटवारिन एक गीत भी है और उसमें एक कहानी भी है। हीराबाई के प्रति हीरामन के मन में एक विचित्र लगाव पैदा हो जाता है। वह नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति हीराबाई को देखे अथवा हीराबाई से उसको बात करते वक्त कोई उसे देखे। कई गाड़ी वालों को जब आते जाते देखता है तो वह क्या करता है, टप्पर का पर्दा लगा देता है। लेखक लिखता है कि हीरामन कजरी नदी के किनारे ठहर जाता है। वह हीराबाई को हाथ मुंह धोने के लिए कहता है। हीराबाई लौटने के बाद स्वयं नदी पर जाता है, नहा धोकर गांव में
गांव में जाकर दही चूड़ा लेकर आता है। तब तक हीराबाई सो जाती है। वह उसे उठाता है, खाने के लिए कहता है और दोनों वहां रुक जाते हैं, सो जाते हैं और आगे सवारी के लिए निकलते हैं। हीरामन बीच में ही कानपुर की ओर अपनी गाड़ी मोड़ देता है, क्योंकि कानपुर का रास्ता भी फारबिसगंज चला जाता है। कानपुर पहुंचने के बाद वह चाय ले आता है। वहां से चलकर रात के पहले पहर में ही वह फारबिसगंज पहुंच जाते हैं। फारबिसगंज तो हीरामन के लिए एक घर की तरह ही है। वहां पहुंचने के बाद उसे अन्य गाड़ीवान जो उसके साथीदार हैं मिलते हैं, जिसमें लाल मोहर है, धुनीराम है, पलटदास है। दोनों जब हीरामन को बाई के साथ देखते हैं तब चेष्टा मस्करी भी करते हैं। हीराबाई हीरामन को खाना खाने के लिए कहती है। यह सब देखकर दोस्त उसकी छीटाकशी भी करते हैं। सब खाना खाने के लिए जाते हैं। वापस आने के बाद जब हीरामन देखता है तो बक्सा ढोने वाला नौकर वहां खड़ा है। उसे देखकर हीरामन थोड़ा उदास हो जाता है और उदास होने के कारण वह कुछ कहता नहीं, चुप हो जाता है। उस वक्त हीराबाई हीरामन को 50 रुपया भाड़ा देती है और रात को रौता कंपनी में मिलने के लिए कहती है। लाल मोहर कहता है कि मालकिन बख्शिश दे रही है तो ले लो ना, लेकिन हीरामन का दिल तो टूट जाता है, कारण रास्ते में बातों बातों में वह हीराबाई से प्रेम करने लगा था। पर वह सवारी है, सवारी के रूप में आई थी, वैसे ही चली जाती है। जाते जाते वह बैलों को देखकर कहती है, चलती है भैयन, यानी भैया कहती है। इस प्रकार ही हीराबाई का बर्ताव देखकर हीरामन थोड़ा टूट जाता है, उसका दिल टूट जाता है। आगे दोस्तों के कारण हीरामन रोहता संगीत नौटंकी के कंपनी में पहुंचता है। वहां हीराबाई हीरामन को उसके दोस्तों के साथ 5 पास देती है। तब हीरामन अपना थैला हीराबाई को संभालने के लिए देती है। हीराबाई हीरामन का बक्सा संभल कर रखती है। नौटंकी प्रारंभ होती है तो हीराबाई की नृत्य को देखकर लोग आवाज करने लगते हैं। हीरामन के साथियों को, विशेषकर पलटदास, ध्यान में रखिए, पलटदास को यह बुरा लगता है। थोड़ी सी कहासुनी होती है, उसके बाद मारपीट भी होती है। पुलिस वाले अपना डंडा फटकारते हैं। नौटंकी का मैनेजर बीच में पड़ जाता है और पुलिस वालों को समझाता है कि यह लोग हमारे आदमी हैं। मथुरा मोहन कंपनी के आदमी दंगा करना चाहते हैं, वे लोग उन्हीं लोगों को ठीक कर रहे हैं। इस प्रकार उस वक्त परिस्थिति संभालने का काम नौटंकी कंपनी का मैनेजर करता है, काला कोट वाला करता है। करीबन 10 दिन तक नौटंकी चलती है। 10 दिन 10 रात ऐसे ही व्यतीत होते हैं। हीराबाई की सेवा करने में हीरामन स्वयं को भाग्यशाली समझता है और उसकी सेवा करता है। लेकिन एक दिन अचानक लाल मोहर आकर उसे बताता है, हीराबाई जा रही है रेलगाड़ी से। हीरामन रेल स्टेशन पर पहुंचता है। वो मथुरा मोहन कंपनी में फिर से वापस जा रही थी। वो उसका थैला उसे वापस करती है, उसे पैसे देने लगती है और चादर खरीदने के लिए कहती है। हीरामन इनकार करता है। उसका चेहरा देखकर हीराबाई कहती है, बहुत ही सुंदर वाक्य है इस कहानी का। इस कहानी के वाक्य से ही पता चलता है कि हीराबाई के मन में भी कितनी वेदना है, लेकिन वो बता नहीं सकती, कह नहीं सकती। तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है, क्यों मिता? महुआ घटीवारिन को सौदागर ने खरीदो लिया है गुरुजी, ने उसे खरीद लिया है, इसलिए पुनश्च मथुरा मोहन कंपनी में लौट रही है। इस प्रकार हीराबाई की व्यथा इस वाक्य से पता चलती है। हीरामन हीराबाई से मिलकर खुश है, उस पर दिलो जान न्यौछावर करता है, हीराबाई से अगाध प्रेम करता है। वो उसके दुनिया की नजरों से बचा कर रखना चाहता है, लेकिन हीराबाई से वह कह नहीं पाता वह कितना प्यार करता है। हीराबाई भी हीरामन से कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वह मजबूर है नौटंकी में काम करने के लिए, अपनी जीविका का साधन चलाने के लिए। हीराबाई के जाने के बाद हीरामन अपने मन में जो हीराबाई के प्रति भावना उत्पन्न हो गई थी, उसे बेमतलबी समझकर
छोड़ देता है क्योंकि हीराबाई उसे केवल दया का पात्र ही समझती है। इसीलिए हीरामन तीसरी कसम लेता है कि वह कभी भी कंपनी के औरतों की लदनी नहीं लदेगा। और यह कहानी हीराबाई के जाने के बाद हीरामन हीराबाई के प्रति उसके मन में जो बेमतलबी प्रेम उभर रहा था उसे वह भूल जाता है या भूलना चाहता है। कारण उसे महसूस होता है कि हीराबाई केवल उसे दया का पात्र ही समझती है। इसीलिए वह कहानी के अंत में अपने बैलों को झिड़की देकर तीसरी कसम लेता है, इसके आगे कंपनी के औरतों की लदनी वह कभी नहीं ला देगा। इस प्रकार इस कहानी में हीरामन एक सीधा साधा निश्चल गाड़ीवान है जिसके जीवन में केवल बैल और गाड़ियों की जगह थी। और हीराबाई के सवारी के वक्त हीराबाई के प्रति उसके मन में थोड़ा प्रेम उत्पन्न होता है। हीराबाई की भी अपनी मजबूरी है, वह चाहकर भी हीरामन को अपना प्रेम बता नहीं सकती और हीरामन अपना प्रेम उसे बता नहीं सकता। अतः इस कहानी में तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम इस कहानी में हीरामन और हीराबाई की प्रेम कहानी अव्यक्त ही रहती है। इसीलिए यह कहानी एक अव्यक्त प्रेम कहानी है जिसका कथ्य यहाँ समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।